हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर्स बाय गीता में। आज हम सीटेट 2026 का सीडीपी का पोर्शन करेंगे। इसमें आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको बार बार रिवीजन करना भी। तो आप इसको करिए और रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए, वर्णन करना, बी, पहचान करना, सी, अंतर करना, डी, वर्गीकृत करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका वर्गीकृत करना। डी नंबर आपका राइट आंसर है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे विचार होते हैं और अनुभव होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना आदि संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, ये सब जो की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, राजेश अतिलोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की किताबें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खाली जगह के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प में है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, डी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। इसमें आपको बताना है कि राजेश किस तरह का स्टूडेंट है, किस तरह का शिक्षार्थी है, ये आपको बताना है। इसका आंसर करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। जो राजेश है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी कोर्स की ही पुस्तकें पढ़ते हैं या वो उनको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह के जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन जो अन्य प्रकरणों पर भी पुस्तकें पढ़ते हैं वो जिज्ञासु प्रकृति के शिक्षार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और उनमें ज्ञान को अर्जित करने की बहुत ज़्यादा लालसा होती है, यानी बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो अपने कोर्स के अलावा बाहर की भी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। तो इस तरह से आपका ए नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा खाली जगह उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो अगर उनको कह दो कि इस प्रश्न के बारे में अपने आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं और एक्टिविटी करते हैं। अगर बच्चा कह दे कि हमको ये एक्टिविटी करनी है और उसको मना कर दिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमको मना कर दिया गया। तो इसके बारे में बताना है आपको कि कौन सा विकल्प राइट है। तो चलिए विकल्प देखते हैं। अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, बी, अपनी उपेक्षा को कम करने, सी, कक्षा के साथ संबद्ध होने, डी, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, अपनी उपेक्षा को कम करने। यानी यदि वे पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो उनको अच्छा लगता है और वे संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको मना कर दिया जाए तो वो उसको
उनको व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है कि अभिप्रेरणा के कारण होता है ये। तो आपका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली जगह के योग्य बनाती है। अब आइए इसके विकल्प देखते हैं। ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। डी, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपका राइट आंसर है सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। यानी जो मानव बुद्धि और विकास की जो समझ है वो शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अतः मानव बुद्धि और विकास के आधार पर ही एक शिक्षक किसी छात्र के बौद्धिक स्तर का आकलन कर सकता है। तो आपका सी नंबर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यानी जो संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चा धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की जो निम्न अवस्था से लेकर के उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक में सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। इसलिए बालक का जो खेलना है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए अति आवश्यक है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। बी, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। आपको बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा है। आपका बी नंबर राइट है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। यानी कि बच्चे के जो विकास है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण की अत्यधिक भूमिका रहती है। तो बच्चे के विकास में बच्चे का आनुवंशिक गुण और उसके चारों तरफ के वातावरण पर ही उसका विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण है। अब सामाजिकरण क्या है, विकल्प देखते हैं। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो ये आपको बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा है। आपका राइट विकल्प है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। यानी जो व्यक्ति होता है उसका समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण कहलाता है।
सामाजिकरण वो विधि होती है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह और समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों और आदर्श और सामाजिक उद्देश्य इत्यादि चीज़ें सीखता है। यानी कि समाज से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे मानव को सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों से परिचित कराया जाता है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। डी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही विकल्प बताइए इसका। इसका आपका राइट आंसर है ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। यानी जो पीटी शिक्षक हैं उनको अधिक से अधिक अभ्यास करवाया जाए, फिर उनका एक प्रतियोगिता भी कराई जाए ताकि अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसको फिर से अभ्यास करा के ठीक किया जा सके। तो ए नंबर आपका राइट विकल्प है। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। यह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खाली जगह करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? विकल्प देखते हैं। ए, तर्क संगत। बी, आत्मसात। सी, निर्माण। डी, संक्रियाकरण। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा आपका आत्मसात। यानी जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक जो परिप्रेक्ष्य हैं या स्तर हैं वो विकसित करेंगे। तो यह प्रक्रिया आत्मसातन के अंतर्गत आती है। इसके अनुसार जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्व अनुभवों यानी जो पूर्व उसका एक्सपीरियंस रहा है उससे उसको जोड़ता है। तो ये आत्मसात की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने को खाली जगह कर लिया है। क्या कर लिया है? इसके विकल्प देखते हैं। अंगीकार। बी, समायोजित। सी, अनुकूलित। और डी, समुचितता। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा अनुकूलित। इसमें क्या होता है, जो स्कीमा है वो मानसिक संरचना से संबंधित है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जो बच्चा होता है वो
इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं वो अपनी मस्तिष्क में उसको इकट्ठा करता रहता है। ये स्कीमा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक साधारण होती है आपकी और एक जटिल होती है। दूसरी जो है आपकी जटिल होती है। ये दो प्रकार होते हैं स्कीमा के। अब इसी में सूचनाएं जो हैं वो संगठित करके एकत्रित कर ली जाती हैं। तो इसमें जो है जो बच्चा है उसने क्या किया है, दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, यानी पहले उसने सीख लिया है कि दाल चावल को मिलाकर खाया जाएगा, तो उसने उसे अपने स्कीमा में उसी के अनुसार उसे अनुकूलित कर लिया है। और ये एक अच्छा उदाहरण है इसका। नेक्स्ट है, खाली जगह के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ए संदर्भगत, बी अवयवभूत, सी सामाजिक, डी आनुभाविक। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा आपका सामाजिक। जो ये स्टेनबर्ग हैं उन्होंने बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया है। इसके अनुसार क्या होता है, तर्क समय करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यानी प्रेजेंट करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र सिद्धांत के 3 उप सिद्धांत भी हैं। ये संदर्भ आत्मक उप सिद्धांत है, दूसरा आपका अनुभवजन्य सिद्धांत है और तीसरा आपका घटक उप सिद्धांत है। तो ये 3 प्रकार हैं स्टेनबर्ग के अनुसार। तो आपका राइट आंसर होगा सी सामाजिक। नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत खाली जगह पर बल देता है। ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। यानी हार्वर्ड जो गार्डनर हैं उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यताएं हैं उन पर बल दिया है। इसके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट है, था, फा, चा ध्वनियां हैं। ए स्वनिम, बी रूपिम, सी लेखिम, डी शब्दिम। आपको बताना है कि इसका राइट विकल्प क्या है। इसमें आपका राइट विकल्प है ए स्वनिम। अच्छा, हिंदी में स्वनिम के 2 स्तर होते हैं। एक होता है आपका कंटेंट यानी कथ्य कंटेंट, ये होता है आपका कथ्य, ये आपका पहला है। और दूसरा जो है ये आपका होता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति होती है यानी एक्सप्रेशन होता है। तो ये जो कथ्य पक्ष जो है वो भाषा का लक्ष्य होता है तथा अभिव्यक्ति का जो पक्ष है वो कथ्य को कहने का साधन मात्र होता है। अभिव्यक्ति में 2 मूलभूत इकाइयां होती हैं, स्वनिम और रूपिम। नेक्स्ट है आपका, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विकल्प देखते हैं। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। बताइए इसका राइट विकल्प क्या होगा।
आपका राइट विकल्प है बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। यानी जो लड़के लड़कियां हैं उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जेंडर से संबंधित रूढ़िवादिता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो काम लड़कों से कराया जाए वही काम लड़कियों से भी कराया जाए। नेक्स्ट है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ए, वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। बी, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका राइट विकल्प होगा आपका डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। यानी विद्यालय को यह समझने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करा सकता है? ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करवाना तथा शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा आपका बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ये आपका सही विकल्प है। शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर और सहयोग उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली जगह पर बल देता है। ए, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका राइट आंसर है सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है इससे बच्चे का लगातार आकलन किया जाता है और एक निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया होती है। इससे पता चलता रहता है कि बच्चे ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीख पाया है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इस पर बल देता है। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय आधारित आकलन। ए, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका डी नंबर होगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय जो है, जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, वो बच्चों को अधिक से अधिक सीखने पर और उनको एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने पर भी सहायता देता है। नेक्स्ट है, सीखने की तत्परता खाली जगह की ओर इंगित करती है या संकेत करती है। ये क्या है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। बी, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। सी, सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। डी, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप सभी अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, खाली जगह के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए, सांस्कृतिक कारक। बी, सेरेब्रल डिसफंक्शन। सी, संवेगात्मक विघ्न। डी, व्यवहारगत विघ्न। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, सांस्कृतिक कारक। जो अधिगम अक्षमता का अर्थ है वो उन बालकों से होता है, उसका तात्पर्य जो प्रायः अत्यधिक चिंतित और मूडी स्वभाव के होते हैं। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यानी एक जो समावेशी विद्यालय होता है वो सामान्य और विशेष बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करता है और सभी के सीखने के लिए बराबर प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोग्य नहीं हो सकते। बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। डी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी,
ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। यानी जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ऐसे सहयोग की सामान्यतः आवश्यकता होती है जो विद्यालय से नहीं दिए जाते। जैसे कि उस शिक्षार्थी को विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रुचि होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो संगीत में रुचि रखते हैं, खेल में रुचि रखते हैं, हस्तकला में रुचि रखते हैं, तो कुछ चीज़ें विद्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो उसको एक अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका खाली जगह के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ए मनोसामाजिक कारकों, बी आनुवांशिक रचना, सी वातावरणीय अप्रेरणा, डी बी और सी का संयोजन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी, बी और सी का संयोजन। यानी किसी भी शिक्षार्थी स्टूडेंट का प्रतिभाशाली होना सामान्यतः आनुवांशिक रचना और वातावरणीय रचना पर दोनों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ए शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी निरंतर गृह कार्य देते रहना। डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा ए शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यानी बच्चे को ये छूट दी जाए कि वो क्या सीखना चाहता है और उसके लिए वातावरण में भी उसको फ्री रखा जाए ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार सीख सके। नेक्स्ट है आपका गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खाली जगह कहलाती है। डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, डिसकैल्कुलिया। यानी जो अधिगम निर्योग्यता से तात्पर्य उन विकारों से है जो सीखने, पढ़ने, लिखने और बोलने और तर्क करने और गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है। ये एक चर अवस्था होती है। इसका इलाज तो नहीं होता लेकिन उपचारात्मक अध्यापन के द्वारा इससे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम 26 नंबर के क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। यानी अधिगम निर्योग्यता जो है वो आपसे जो गतिक कौशल हैं उनमें क्या कहलाती है। एक डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो आपका राइट आंसर जो है वो होगा बी नंबर, डिस्प्रेक्सिया। इसमें क्या होता है, गतिक कौशलों में जो अधिगम निर्योग्यता होती है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ये एक विकार होता है जो बच्चे की गति और समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है बच्चा, और अपनी तेजी से आती हुई गेंद को नहीं पकड़ पाते, और ये इसी तरह का विकार होता है। नेक्स्ट है आपका अधिगम निर्योग्यता। ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। बी
एक स्थिर अवस्था है, सी एक चर अवस्था है, डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या है। सी इसका जो राइट आंसर है, एक चर अवस्था होती है। इसका इलाज तो नहीं होता, लेकिन उपचारात्मक अध्यापन के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका खाली जगह के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ए परिणामों की आशा करना, बी समस्या की पहचान, सी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, डी संभावित युक्तियों को खोजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए परिणामों की आशा करना। नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। बी शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। डी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और वो ठीक तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पाती। बी शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। सी शायद वह इस परीक्षा परिणाम में बहुत अधिक सोचती है। डी निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है उसकी कक्षा में अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से कठोर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका आपका राइट आंसर होगा ए नंबर शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ए वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। बी वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सी वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। डी किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताइए इसका राइट जो विकल्प है वो क्या होगा। इसका सही विकल्प है आपका वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ए सक्रिय अनुकूलन, बी पारस्परिक शिक्षण, सी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, डी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो बताइए ये राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा बी पारस्परिक शिक्षण। जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवाद होता है, संवादात्मक गतिविधि होती है, यानी जो डायलॉग होते हैं परस्पर, उसकी एक्टिविटी होती है, जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण और प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना, इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ए औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, बी पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, सी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, डी पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, यानी औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था ये कोहल वर्ग के चौथी अवस्था है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसा किशोर समझते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ए नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, डी परिपक्वता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प होगा बी स्वायत्तता। स्वायत्तता का जो अर्थ होता है उसका तात्पर्य है कि स्वराज, स्वतंत्र अधिकार, स्वयं का शासन, तो ये स्वायत्तता से तात्पर्य है। नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? ए कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, सी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, डी कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपका राइट आंसर है इसमें बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी अगर भविष्य में जाके उनके जीवन में कोई कठिनाई आए तो उनको किसी सहारे की आवश्यकता ना पड़े और वो आसानी से उस समस्या से निकल सकें, उसका हल खोज सकें। नेक्स्ट है,
भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है? ए चलाघात, बी पठन वैकल्य, सी वाक संबद्ध रोग, डी भाषाघात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाषाघात। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत में संबद्ध नहीं है? ए यह शोधाधारित नहीं है, बी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यानी जो ये हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, और विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक हद तक ही एक व्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ए विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, बी यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, सी यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, डी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। बताइए इसका राइट विकल्प क्या होगा? इसका राइट विकल्प होगा आपका ए नंबर, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, बी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, सी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, डी लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है आपका डी, लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ए राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों का शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, सी विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, डी विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। आकलन के द्वारा विद्यार्थियों में क्या क्या कमियां हैं उसका पता लग जाता है और फिर उसको आगे का जो है वो पढ़ाया जाता है और वो किस तरह से सीख रहा है इसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये जो विद्यालय आधारित आकलन है इसलिए शुरू किया गया कि विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास उनका निश्चित किया जा सके।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ए, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, बी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, सी, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो बताइए इसका राइट विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। जो स्व आकलन होता है उसके कौशल को प्रतिमानित करना, ये अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि अन्य आकलन या पृथक्करण आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है, और जबकि स्व आकलन में कौशल को प्रतिमानित करना होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? बी, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? सी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपका उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। सी, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे अपेक्षाएं हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। यानी जो वंचित विद्यार्थी है वो अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके, इसके लिए अध्यापक को उस विद्यार्थी में अधिक विश्वास व्यक्त करना होगा, ताकि वो बच्चा अपना जो संपूर्ण प्रयास है वो कर सके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ए, आत्मविमोह, बी, प्रमस्तिष्क घात, सी, पर अभिघात तनाव, डी, न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, अभिघातज तनाव। ये जो अभिघातज तनाव होता है वो एक प्रकार का चिंता विकार होता है, जो आघात के बाद विकसित होता है, यानी आघात के बाद वो निकलता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है और अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है आपका, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता तथा सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ए,
सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, बी उपचारात्मक शिक्षण, सी विभेदित अनुदेशन, डी पारस्परिक शिक्षण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ए वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। बी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। डी बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है कि वो अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बी केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। डी विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। सी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। डी अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बच्चों की जो सीखी हुई निस्सहायता है उसका कारण ये होता है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। यही निस्सहायता का अर्थ जो है वो बेबस से, हताशा से और निर्विवशता से लगाया जाता है। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की बहुत अधिक कमी होती है। नेक्स्ट है आपका, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। बी मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। सी जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। डी घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। यानी जो विद्यार्थी है वो निरंतर कक्षा में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह उसकी
वह अध्यापकों की घनिष्ठता के साथ कार्य करे, उसकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ए, अंतर्दृष्टि, बी, मानसिक प्रारूपता, सी, मोर्चाबंदी, डी, निर्धारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती। अंतर्दृष्टि का जो अर्थ होता है यानी इंसाइट जो होती है उसका अर्थ होता है परख, परिज्ञान और पूरा ज्ञान। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। सी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। डी, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा भी वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ए, अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी, सरलीकरण, सी, विकासात्मक, डी, अत्यधिक संशुद्धता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, विकासात्मक। नेक्स्ट है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ए, संज्ञान भावना, बी, तनाव विलोपन, सी, निष्पत्ति चिंता, डी, संज्ञान प्रतियोगिता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संज्ञान भावना, यानी परीक्षा में तनाव की जो निष्पत्ति को ये प्रभावित करता है और ये तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पक्षात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है ताकि लोग अपने, तो इसके विकल्प देखते हैं। ए नंबर है आपका, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। सी, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। डी, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट है,
एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? विकल्प देखते हैं। ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सी, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति के संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास करने के लिए कहना। तो इसका राइट जो विकल्प है आपका वो ए नंबर होगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि तथा विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए, बंडूरा, बी, मैस्लो, सी, स्किनर, डी, पियाजे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, मैस्लो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। डी, कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा? आपका बी नंबर सही विकल्प होगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। नेक्स्ट है आपका, परिपक्व विद्यार्थी ए, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता कर चाहते हैं। डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी, गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांग होता है जो गोद के लिए गए उसके सहोदर भाई बहन का होता है। सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका ए नंबर आपका राइट विकल्प होगा, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है।